everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome to weekly current affairs series of CBL. आज हम करने वाले हैं करंट अफेयर्स फ्रॉम 16th of February to 23rd of February. इस पूरे हफ्ते जो भी चीज़ें न्यूज़ में रही होंगी रिगार्डिंग पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड मिसलेनियस, उन सब चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चंस अगर आते हैं तो उनका फैक्ट और उनका कंसेप्ट हम लोगों को क्लियर हो। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। फर्स्ट टॉपिक है हमारा साइक्लोन गैब्रियल। साइक्लोन गैब्रियल पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि इसका जो नाम है, पहली बात तो क्या है और ये किस रीजन में आया है। तो इसका जो इम्पैक्ट हुआ है वो हुआ है न्यूजीलैंड वाले एरियाज में, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों की डेथ्स हुई हैं और काफ़ी ज़्यादा जो एफर्ट्स हैं न्यूजीलैंड गवर्नमेंट की तरफ से वो उठाए गए हैं कि जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा और ख़राब ना हो। तो आपको इसका नाम पता हो, आपको इसका एरिया ऑफ इम्पैक्ट पता हो। दूसरा, अगर हम साइक्लोन्स की बात करें तो नॉर्मली हमें होता है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो ट्रॉपिकल एरियाज में बनते हैं फ्रॉम, अगर हम बात करें तो 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के बीच में जो भी एरियाज हैं वहां पर आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बन सकते हैं, एक्सेप्ट इक्वेटर। यहाँ पर नहीं बनते हैं इक्वेटर पर, बट इसके आसपास वाले एरियाज में बन जाते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने एक नेमिंग करने के लिए एक कमेटी बैठाई हुई है, एक कमीशन बैठाई हुई है, जिसमें टोटल आपके 13 कंट्रीज हैं, जिसमें इंडिया इज़ वन ऑफ देम। कि अगर बे ऑफ बंगाल में, इंडियन ओशन में, अरेबियन सी में कहीं पर भी साइक्लोन अगर आता है तो उसका नाम पहले से ही हमें पता हो, जिसकी लिस्ट जो है हर कंट्री अपने हिसाब से देती रहती है, उसको भी हम अभी कवर करेंगे। लेकिन उसमें से जो न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड इज़ नॉट पार्ट ऑफ दोज कंट्रीज, इसीलिए इसका जो नाम है वो उन पूरी लिस्ट में से कोई भी नहीं है। इसीलिए वो क्वेश्चन कि ये कौन सी कंट्री ने नाम दिया है, वो क्वेश्चन इसके ऊपर नहीं बनता। तो ये जो नाम है न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने ही दिया है, गैब्रियल। अगर हम साइक्लोन्स की बात करें तो साइक्लोन्स जो है दीज आर दी लो प्रेशर एरियाज। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी आपका ओशन वाला एरिया है, ओशन वाले एरिया में अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाता है तो यहाँ से जितना भी वाटर वेपर है वो विद एयर आपका इवेपोरेट होना शुरू होता है। इवेपोरेट होने के बाद अल्टीमेटली यहाँ पर क्लाउड्स बनते हैं, और इस वजह से क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हवा के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे, बट अब वो विद वाटर वेपर्स ऊपर की तरफ चले गए, इसीलिए वहाँ पर जो हवा का दबाव है, जो हवा का प्रेशर है, दैट बिकम्स लो। तो दिस एरिया इज़ बेसिकली लो प्रेशर, और इस जगह को फिल करने के लिए फिर जितनी भी साइड्स हैं वहाँ से हवा आती है, और उसी हवा की इंटेंसिटी के हिसाब से हम बताते हैं कि साइक्लोन जो है वो बहुत तेज़ है या बहुत वीक है। तो वो सब जो कंसेप्ट है वो आपको पता हो कि साइक्लोन इज दैट एरिया वेयर देयर इज लो प्रेशर जोन। एक तो ये, और उस लो प्रेशर जोन को फिल करने के लिए जो हवा है वो साइड्स में से हर जगह सरफेस पर से आ जाती है। और ये जो साइक्लोन है ये आपके नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, जो इक्वेटर के ऊपर वाला एरिया है, उसमें ये काउंटर क्लॉकवाइज मूव करते हैं। काउंटर क्लॉकवाइज है आपका ये डायरेक्शन, इस तरीके से। तो ये इस तरीके से मूव करते हैं। अगर हम सदर्न हेमिस्फेयर की बात करें तो वहां पर ये क्लॉकवाइज मूवमेंट में मूव करते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आता है कि साइक्लोन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में किस डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो आंसर इज एंटी क्लॉकवाइज, और अगर सदर्न हेमिस्फेयर की बात करें तो आंसर इज क्लॉकवाइज। तो गैब्रियल साइक्लोन अगर आप पढ़ रहे हैं तो साइक्लोन बेसिकली क्या होता है, कैसे वो बनता है, इतना आपको हल्का सा आइडिया रहे। अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड वाले एरिया में आया है ये। न्यूजीलैंड बेसिकली आपका नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड के बीच में बटा हुआ है, और इन दोनों आइलैंड्स को जो स्ट्रेट कनेक्ट करती है उसका नाम है कुक स्ट्रेट। स्ट्रेट इज दैट एरिया, दैट वाटर बॉडी विच कनेक्ट्स टू मेजर वाटर बॉडीज। तो यहाँ पर आपका तस्मान सी और यहाँ पर आपका साउथ पैसिफिक ओशन, इन दोनों को ये करती है कनेक्ट। अगर लैंड वाइज बात करें तो नॉर्थ आइलैंड प्लस साउथ आइलैंड आर कनेक्टेड थ्रू दिस कुक स्ट्रेट, और ये वाटर बॉडी है, ये हम ध्यान रखेंगे। तो साइक्लोन गैब्रियल के बारे में हो गया, और ये है आपकी बेसिकली वो लिस्ट जिसमें टोटल आपकी 13 कंट्रीज हैं, जिसमें इंडिया इज वन ऑफ देम, बांग्लादेश, ईरान, मालदीव्स, म्यांमार, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, यमन। टोटल 13 कंट्रीज हैं जो कि अपने हर कंट्री देती है टोटल 13 नेम। टोटल 1 2 3 4 करके बांग्लादेश के द्वारा दिए गए हैं ये 13 नेम, इंडिया के द्वारा दिए गए हैं फिर ये 13 नेम, और ये कंट्रीज अल्फाबेटिकली लगाई हुई हैं। तो जब साइक्लोन आएगा उसका सबसे पहले नाम होगा निसर्ग, उसके बाद साइक्लोन आएगा उसका नाम होगा गति, फिर निवार,
जब ये लिस्ट खत्म हो जाएगी, बिल्कुल सभी कंट्रीज के नाम कंसिडर कर लिए जाएंगे, उसके बाद दोबारा से लिस्ट शुरू होगी जहां पर बांग्लादेश का नंबर 1 होगा। तो दैट इज बेसिकली नेमिंग ऑफ साइक्लोन, ताकि दो कंट्रीज जो हैं आपस में कंफ्यूज ना हो, कम्युनिकेशन में इजी रहे कि हाँ साइक्लोन गति आपके लिए भी है, साइक्लोन गति हमारे लिए भी है। नेमिंग के डिफरेंसेस की वजह से जो कम्युनिकेशन है वो हमारे डिस्टर्ब ना हो। तो आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो इंडियन ओशन में बनते हैं वहां पर कौन कौन सी कंट्रीज जो है उस कमीशन का पार्ट है जहां पर नेमिंग होती है और एक कंट्री अपने यहाँ से डिफरेंट नेम्स को भेजती है, और जब हर एक कंट्री का नेम कंसिडर कर लिया जाता है उसके बाद दोबारा से लिस्ट शुरू होती है, और अल्टीमेटली जब ये यहाँ पहुंच जाएंगे तो दोबारा से लिस्ट अपडेट होगी, नए नए नाम दिए जाएंगे कंट्रीज के द्वारा, तो वो अल्टीमेटली वो चीज़ें आगे यूज होती चली जाएंगी। तो आपको क्लैरिटी हो कि कौन सी कंट्रीज का मेंबर हैं, और अभी जो साइक्लोन आया था वो कौन सी कंट्री ने उसका नाम दिया था, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। गैब्रियल तो न्यूजीलैंड ही है ना, बिकॉज न्यूजीलैंड इज नॉट पार्ट ऑफ दिस होल ग्रुप ऑफ कंट्रीज, इसीलिए ये अलग ही कंट्री है, तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे धारा 2023। ये है बेसिकली आपका ड्राइविंग होलिस्टिक एक्शन फॉर अर्बन रिवर्स। जितने भी आपके एरियाज रिवर्स के किनारे पर बसे हुए हैं, उन एरियाज की जो भी अर्बन लोकल बॉडीज हैं वो बढ़िया तरीके से काम करें, जितना भी सीवेज ट्रीटमेंट है वो किया जा सके, कोई भी जो पोल्यूशन है वो रिवर्स में ना बहाया जाए, ताकि रिवर्स की जो हेल्थ है वो बढ़िया रहे। तो इसके लिए बहुत सारे जो प्लान्स हैं वो बनाने पड़ेंगे डिफरेंट अर्बन लोकल बॉडीज को। उसके लिए ही ये जो मीटिंग है ये रखी गई है, और ये हर साल की मीटिंग है, और इसको ऑर्गेनाइज करवाया है अभी रिसेंटली रिवर सिटीज अलायंस। ये एक अलायंस है इंडिया का डिफरेंट कंट्रीज के साथ में, जिसमें इंडिया में टोटल कई सारी सिटीज हैं जो कि रिवर के किनारे पर बसी हुई हैं। 2000 बेसिकली दी मेंबर्स। तो ये ध्यान रखें किसने ऑर्गेनाइज करवाई है, इन एसोसिएशन विद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स एंड ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ऑर्गेनाइजेशन जो है बेसिकली वो करवाई है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, जो बॉडी स्पेसिफिकली गंगा की क्लीनिंग के लिए काम करती है। एंड सेकंड एसोसिएशन है आपकी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स। और ये मीटिंग हुई कहाँ, इसका क्वेश्चन भी आता है। तो दिस मीटिंग वाज हेल्ड इन पुणे, महाराष्ट्र। तो ये ध्यान रखेंगे एसोसिएशन 2 बॉडीज की, और ये कहाँ पर हुई है ये ध्यान रखेंगे, और साथ में कौन कौन से इस पूरी एनुअल मीटिंग के मेंबर्स हैं कि कौन से पार्टिसिपेट करते हैं, खास करके वो मेयर्स और वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरपर्सन जो कि उन एरियाज में गवर्नेंस कर रहे हैं, तो वो ध्यान रखेंगे। दूसरा अगर हम बात करें 2024 की जो मीटिंग होगी वो होगी आपकी मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें रिवर सिटीज अलायंस की, तो ये बेसिकली क्या है ना, एक तरीके का अलायंस है जिसमें मेजर सिटीज में जो भी गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, जो भी मेयर वगैरह हैं, वो सारे पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स हैं। और इसकी नोडल मिनिस्ट्री जो है कि ये अलायंस चलेगी, इसकी एनुअल मीटिंग होगी, ये सब इंश्योर कौन कर रहा है, दिस मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। और ये अलायंस है जिसमें हर एक सिटी के जो चेयरपर्सन है वो ये बताते हैं कि हम लोगों ने अपने सिटीज में कैसे कैसे क्या काम किया, जिसकी वजह से जो रिवर की हेल्थ है वो काफ़ी इंक्रीज हो गई। तो वो सारे जो पैरामीटर्स हैं वो सब शेयर करते हैं आपस में, ताकि सस्टेनेबल मैनेजमेंट की तरफ ध्यान दिया जा सके। थीम्स इसकी बेसिकली कौन कौन सी हैं, नेटवर्किंग की आपस में चीज़ें हम लोग शेयर करके आगे की तरफ गवर्नेंस की तरफ चलें। कैपेसिटी बिल्डिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट, कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इज नेसेसरी, क्योंकि जब तक टेक्नोलॉजी नहीं आती है तब तक कोई भी ट्रीटमेंट प्लांट्स, कोई भी रिवर में पोल्यूशन हम लोग कम नहीं कर सकते। तो टेक्नोलॉजी इज बेसिकली द की कॉम्पोनेंट, ये ध्यान रखेंगे। एंड पार्टिसिपेटिंग सिटीज कितनी है टोटल, इसमें टोटल 30 मेंबर्स आर दी सिटी। और अगर हम सेक्रेटरिएट की बात करें कि पूरा जो पेपर वर्क है वो कहाँ पर होता है इस पूरी अलायंस का, इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन का, तो दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर अर्बन अफेयर्स विद नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ये दोनों ही जो है ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सो दैट जो अलायंस है वो अपने हर साल एक मीटिंग कर सके, जिसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स को वो शेयर कर सके कि हम लोगों ने किस तरीके से चीज़ों को आगे लेकर जाना है, कौन सा मॉडल हम लोगों ने अपनाया, कौन सा मॉडल आप लोग भी अपना सकते हैं। तो ये सब बातें जो है ये हमें ध्यान रखना है। और इसी मीटिंग के दौरान जो एक घाट पर योगा सेशन है ये भी
कंडक्ट करवाया गया है अंडर द नमामि गंगे प्रोग्राम, जहां पर हम गंगा को साफ करने का जो पूरा प्लान ऑफ एक्शन है वो डिस्क्राइब करते हैं। और ये कहाँ पर हुआ था? पुणे में ही एक रिवर है जिसका नाम है मुल्ला मुठा रिवर। इस रिवर के किनारे पर ये जो सेशन है वो कंडक्ट किया गया था। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है, रिवर की लोकेशन पता होनी चाहिए, रिवर सिटी अलायंस की कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज नोडल एजेंसीज हैं, कितने मेंबर्स हैं, थीम क्या है इसकी, और ये रिवर सिटीज अलायंस की जो मीटिंग है इस बार वाली धारा ये किस जगह पर हुई है, और अल्टीमेटली धारा की फुल फॉर्म क्या है। इसमें अर्बन रिवर्स की हम बात कर रहे हैं तो अर्बन लोकल बॉडीज ही इसमें काम आएंगी, ग्राम पंचायत का ये कोई भी इनिशिएटिव नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, एक नई तरीके की बीटल जो है वो मिली है जिसका नाम रखा है हम लोगों ने अमोर्गस खानदेश। अमोर्गस खानदेश, सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए ये क्या है, कोई बर्ड है, कोई बीटल है, कोई और स्पीशी मिली है फ्रॉग की, या नन ऑफ दी अबव। तो ऐसे क्वेश्चन जनरली बन जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे दिस इज द काइंड ऑफ बीटल, ऐसी ये दिखती है। अगर हम देखें कि न्यूज में क्यों थी, न्यूज में इसलिए थी क्योंकि अभी रिसेंटली इंडिया में ये स्पीशी डिस्कवर की गई है, और ये इंडिया में डिस्कवर की गई है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसका अगर हम फूड हैबिट्स की बात करें तो ये जो बीटल है ये मेनली है नेक्रोफेगस। नेक्रोफेगस होता है जो जितने भी आपके डेड और डिकेइंग एनिमल है उसके ऊपर ये जीवित है, उसके मतलब वो खाना है उसका, कि जो भी बॉडी डेड हो गई है और उसको बैक्टीरिया ने डिकम्पोज भी करना शुरू कर दिया है, उस पूरी बॉडी को खाती है ये बीटल। और बीटल की प्रेजेंस ये बताती है कि क्या टाइम ऑफ डेथ था ऑफ दैट ह्यूमन ऑफ दैट एनिमल। तो ये फोरेंसिक जो साइंस के लोग हैं उनके लिए भी काफी ज्यादा एक चर्चा का विषय है कि अगर हम बीटल की प्रेजेंस देखते हैं तो अल्टीमेटली किसी भी एनिमल या किसी भी ह्यूमन की डेथ का टाइम क्या है वो हम पता लगा पाएंगे। तो क्राइम सीन्स को सॉल्व करने में काफी ज्यादा ये चीजें हेल्प हमारी कर सकती हैं। तो बीटल अगर हम देखें तो इसको हम नेक्रोफेगस कह रहे हैं, और क्योंकि ये डेड और डिकेइंग एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट है तभी इसको हम कहते हैं केराटिन बीटल भी। अगर हम इसको देखें तो ये बीटल इस तरीके से है कि कोई भी एनिमल बॉडी अगर होती है तो इसके हर जगह पूरे चारों तरफ जो है वो अल्टीमेटली कवर कर लेती है उसको, कि एनिमल की बॉडी या ह्यूमन की बॉडी दिखती भी नहीं है। तो इसीलिए एक तो इसलिए खास बात है इसकी। दूसरा, दीज आर नॉट ऑल्सो दी फोटोजेनिक, कि बहुत ज़्यादा जो अगर हम कहते हैं कि बहुत ही एस्थेटिक अमाउंट ऑफ है इसकी स्पीशी की, तो वो इसमें एग्जिस्ट नहीं करती है। तो थोड़ा सा इसके बारे में कि ये कहाँ मिली है, ये इसके क्या सिग्निफिकेंस है, और बेसिकली इसके क्या और ऑब्जेक्टिव्स हैं, और इसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इन डिफरेंट एप्लीकेशंस, वो हम लोगों ने ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे DOT डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन अपडेट्स डेफिनेशन ऑफ ब्रॉडबैंड। देखो ब्रॉडबैंड बेसिकली क्या है, एक इंटरनेट कनेक्टिविटी का एक जरिया है। अगर हम देखें कि जो ब्रॉडबैंड है, ब्रॉडबैंड हम कब कहते हैं, जब किसी भी चीज़ की डाउनलोडिंग स्पीड अपलोडिंग स्पीड जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अभी उसको हम लोग मानते हैं 512 kbps, कि अगर आपकी जो केबी पर सेकेंड स्पीड है तो इसका मतलब ब्रॉडबैंड हम उसको डिफाइन कर रहे हैं। लेकिन अब इसमें चेंज कर दिया गया है कि अगर 512 kbps के और 2 mbps के बीच में है तब उसको हम ब्रॉडबैंड नहीं कह रहे हैं, अब स्पीड कर दी गई है मोर देन 2 mbps। तो अगर आपकी जो इंटरनेट की स्पीड है वो 2 mbps से कम है, इसका मतलब वो ब्रॉडबैंड नहीं है और वो आपके घरों में नहीं लगेगा। अगर आपने ब्रॉडबैंड लगवाना है तो उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि कम से कम स्पीड जो है दैट शुड बी 2 mbps मेगाबिट पर सेकेंड। अगर हम देखें 1 kbps 1 किलो बिट है ना, 1 किलो बाइट 1 मेगाबाइट, तो ये सब जो है ना मेगाबाइट वाले थोड़े से ज़्यादा अमाउंट में स्पीड प्रोवाइड करते हैं। तो इसीलिए 512 kbps की जगह अगर मिनिमम स्पीड रिक्वायरमेंट 2 mbps है तभी हम कहते हैं कि हाँ दिस इज ब्रॉडबैंड और वो आपके घरों पर लगेगा। तो ये नई डेफिनेशन आई है DOT की तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन, क्योंकि ये जो डिमांड थी वो बहुत सालों से चली हुई आ रही थी, तो अल्टीमेटली इसको अब मान लिया गया है। अगर हम बात करें कि इंडस्ट्री क्या कहती है इस बारे में, इंडस्ट्री में किसकी हम बात कर रहे हैं, टेलीकॉम इंडस्ट्री है।
कोई भी एयरटेल, कनेक्ट, BSNL, इन सबके ब्रॉडबैंड कनेक्शंस आते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि जितने भी आपके 4G नेटवर्क्स के अटैच्ड कंप्यूटर्स हैं, एक तो वो बहुत सारे कंप्यूटर्स एक ही टावर से अटैच्ड हैं, या फिर टावर बहुत दूर है और जो कनेक्शन है वो बहुत दूर है, इसीलिए जो स्पीड है 2 Mbps की, दैट इज नॉट अचीवेबल इन कमिंग स्पैन ऑफ टाइम। इसीलिए इसको थोड़ा सा हमें टाइम और देना चाहिए, ताकि ये जो स्पीड है 2 Mbps वाली, उसको हम लोग बढ़िया तरीके से अचीव कर सकें, और तब इसकी डेफिनेशन हम लोग चेंज करेंगे। तो इंडस्ट्री के हिसाब से क्या होना चाहिए कि जो प्रीवियस डेफिनेशन है, इट शुड हैव बीन कंटिन्यूड, क्योंकि अभी हमारे लिए 2 Mbps की स्पीड देना फिजिबल नहीं है, क्योंकि या तो टावर्स की कमी है, या फिर जो एरियाज है वो बहुत दूर दूर है, रिमोट एरियाज में हम इतनी स्पीड अफोर्ड नहीं कर सकते। तो दैट इज बेसिकली द इंडस्ट्रीज व्यू पॉइंट। बट आपको पता हो कि ये जो आपकी DOT है, उसका काम क्या है? DOT का बेसिकली काम ही ये है कि कोई भी ब्रॉडबैंड, इंटरनेट, टेलीकॉम जो कंपनीज हैं, उनके ऊपर रेगुलेशन बनाए रखना कि आप कोई भी सर्विस अगर दे रहे हैं तो बढ़िया दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। दिस काइंड ऑफ रेगुलेशन इज डन बाय DOT। तो ये ध्यान रखेंगे, पहले स्पीड कितनी थी, अब स्पीड की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स कितनी है, और ये जो स्पीड लिमिट थी ये 2013 से ही कंटिन्यूसली चल रही थी, बट अब इसको हम लोगों ने चेंज कर दिया है। चेंज नहीं करना चाहिए था या करना चाहिए था, उसके बारे में हम लोगों ने इसमें देख लिया। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। अभी रिसेंटली नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने ये बोला है कि जितने भी आपके मेंटल असाइलम्स हैं, मेंटल हेल्थ केयर एस्टैब्लिशमेंट हैं, इनमें काफ़ी ज़्यादा जो जिनकी मेंटल ब्रेकडाउन हुआ है, या फिर जो भी लोग यहाँ पर दाखिल हैं जो कि स्ट्रेस से डील कर रहे हैं, ये इन सभी को बहुत ज़्यादा जो फैसिलिटीज़ हैं वो हम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो जितने भी ये एस्टैब्लिशमेंट हैं, इनकी काफ़ी ज़्यादा जो कंडीशंस है, दैट इज़ डेप्लोरेबल, कि बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन है इनकी। अगर आपको किसी भी पर्सन का इलाज करना है यहाँ पर, तो उसके लिए जो बेटर क्वालिटीज़, बेटर सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करनी चाहिए। अदरवाइज आप जो है ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, वो कंडीशन ज़्यादा और ख़राब हो जाती है इंसान की। तो इसी के लिए NHRC ने ये मुद्दा उठाया है। और अगर हम बेसिक बैकग्राउंड की बात करें तो हमारे यहाँ पर मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 है, उससे पहले था मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 1987। इस हेल्थ केयर एक्ट के तहत जो इस्टेब्लिशमेंट है वो बहुत ज़्यादा अकाउंटेबल नहीं थी टू प्रोवाइड बेटर सर्विसेज, टू प्रोवाइड क्वालिटी ट्रीटमेंट्स। तो पहली बात तो इसमें हम लोगों ने किया क्या है, हम लोगों ने जितने भी मेंटली इल पीपल हैं उनको कोई भी जो राइट है वो प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, कि स्पेसिफिकली लिखा हो एक्ट में कि आप अगर मेंटली इल हैं तो आपकी ये राइट्स हैं अगर आप यहाँ पर दाखिल होते हैं। तो वो कोई मेंशन नहीं है यहाँ पर। खास करके इसमें हम लोगों ने पावर्स दे रखी हैं टू जुडिशियल ऑफिसर्स या फिर मेंटल हेल्थ केयर एस्टैब्लिशमेंट्स को, कि अगर आपको लगता है कि जो मेंटली इल पर्सन है वो ठीक नहीं हुआ है, तो आप उसको विदाउट हिज और हर कंसेंट भी अपने पास रख सकते हैं। तो उसके पास और कोई राइट नहीं है कि वो विदाउट कंसेंट वहाँ पर ना रहे। तो वो सब चीज़ें भी पहले वाले एक्ट में नहीं थी। तो इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए कि जो मेंटली इल पर्सन है उसको ढंग से राइट्स नहीं मिले हुए हैं, बहुत ज़्यादा कंडीशंस ठीक ठाक नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट्स नहीं है हमारे यहाँ पर कि जहाँ पर लोगों का ट्रीटमेंट हो सके, बहुत ज़्यादा पावर्स दे दी गई हैं इन इस्टेब्लिशमेंट्स को। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस पूरे एक्ट में किए हैं अमेंडमेंट्स, और हम लोग लेकर आए हैं मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। इसमें सबसे पहली बात तो ये की गई कि हम लोगों ने डिफाइन किया दैट व्हाट इज मेंटल इलनेस। अगर आप इस ब्रॉड डेफिनेशन में कहीं फिट होते हैं देन ओनली यू विल बी कंसिडर्ड एज मेंटली इल, अदरवाइज जस्ट आपको एडमिशन की जरूरत नहीं है। आपका जो इलाज है वो कॉन्स्टेंटली रेगुलर बेसिस पर चल सकता है। आपकी अपॉइंटमेंट्स होंगी, आप आइए, अपना दवाई लीजिए, अपना ट्रीटमेंट करवाइए और अपने घर चले जाइए। लेकिन अगर मेंटल इलनेस की डेफिनेशन में अगर आप आते हैं तो आप एडमिट मेंटल एस्टैब्लिशमेंट्स में हो सकते हैं। तो डेफिनेशन इज क्लियर। दूसरी बात है फिर इसमें हम लोगों ने जो राइट्स ऑफ पेशेंट्स हैं उनको भी बहुत साफ और सटीक शब्दों में लिखा है कि अगर आप किसी भी मेंटल हेल्थ केयर सेंटर में एडमिट हैं तो आपके प्रॉपर ये राइट्स हैं दैट यू कैन हैव द राइट टू एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज, कि अगर आपकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है तो आपका ये राइट बनता है कि आपको जो सरकार है वो इस्टेब्लिशमेंट्स में दाखिल करवाए, दैट इज योर राइट। ये आपका राइट है। फिर फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज देना आपका राइट है। राइट टू लिव इन अ कम्युनिटी, कि ऐसा ना हो कि आपको मेंटली इल करार देकर आपको बहुत ज़्यादा जो है अलूफ कर दिया गया है, एलिनेट कर दिया गया है, लोगों से मिलने नहीं दिया जा रहा है।
तो ये सब जो राइट्स हैं आपके दिए गए हैं। और अगर आप किसी सेंटर में एडमिट होते हैं तो फिर सारा का सारा की रिहेबिलिटेट करवाया जाएगा आपको। और साथ में जो आपकी ये है इलेक्ट्रोकन्वुल्सिव थेरेपीज एंड साइकोसर्जरी, खास करके जो हम इलेक्ट्रिकल शॉक्स देते हैं मेंटल इल पर्सन्स को, वो भी अलाउड नहीं है। दैट यू कैन नॉट गिव दिस थेरेपी टू माइनर जिनकी एज 18 ईयर्स से कम है, और जो उससे ऊपर वाले हैं उनको भी आपको विद देयर कंसेंट ओनली ये जो ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड कर सकते हैं ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक्स। तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, कुछ प्रोहिबिट किया गया है माइनर्स के केस में, और इनके केस में थोड़ा सा चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि बहुत ही ज़्यादा आपको कंसेंट लेनी पड़ेगी इफ़ यू वांट टू डू दिस थेरेपी। इसके बारे में बात की गई है। दूसरा, इसमें ये बोला गया है कि अगर आप किसी भी मेंटल इलनेस से सफ़र कर रहे हैं और आप अटेम्प्ट करते हैं सुसाइड को, तो उस सुसाइड केस में आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। अदरवाइज अगर आप सुसाइड करते हैं और सरकार को पता लग जाता है और बेसिकली आप बच जाते हैं, ट्राई उसकी करते हैं, तो फिर आपको पनिशमेंट भी उसकी मिलती है। तो वो सब चीज़ों को हटाकर वी हैव डीक्रिमिनलाइज द सुसाइडल ऑफेंस, कि आपको उसकी सज़ा नहीं मिलेगी बल्कि देयर विल बी रिहेबिलिटेशन और योर काउंसलिंग सो दैट आपकी जितनी भी ये थॉट्स हैं ये सारे के सारे दूर हो जाएं। तो ये इसमें खास बात की गई थी। और इसमें इन सब चीज़ों को इंश्योर करने के लिए कि इस इंसान का इलाज सही ढंग से हो रहा है, बेटर तरीके से हो रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, जो इलेक्ट्रिकल शॉक्स हैं वो नहीं दिए जा रहे हैं विदाउट द कंसेंट, और जो ये डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ सुसाइड है वो भी सही तरीके से इंश्योर किया जा रहा है। इन सब चीज़ों को देखने के लिए सेंट्रल लेवल पर हम लोगों ने बनाई है सेंट्रल मेंटल हेल्थ अथॉरिटी, और स्टेट लेवल पर इम्प्लीमेंट करने के लिए वी हैव फॉर्म्ड स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये एक्ट में लिखी हुई हैं। न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि NHRC के सर्वे के द्वारा ये पाया गया है कि जितने भी सेंटर्स हैं वो सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, और यहाँ पर जो सर्विसेज मिलनी चाहिए लोगों को जो अपना इलाज करवा रहे हैं, दोज आर नॉट सफिशिएंट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको ध्यान रखनी है। 1987 के एक्ट में क्या था, आपके 2017 वाले एक्ट में क्या है, दोनों आपस में कैसे डिफरेंट हैं, ये पता होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे जियो हेरिटेज साइट्स एंड जियो रिलिक साइट्स के रिगार्डिंग एक बिल आया है जिसका ड्राफ्ट मिनिस्ट्री की तरफ से रिलीज किया गया है। अगर हम इस बिल की बात करें तो ये बिल आया है फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, और अगर हम इस बिल को देखें तो इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि जियो हेरिटेज साइट्स और जियो रिलिक्स, कि कोई भी एक ऐसा एरिया जो कि नेचुरल इन नेचर है, और केव्स हो गए या फिर कोई और नेचुरल रॉक्स हो गई, ये एक ऐसे एरियाज हैं जो कि धरती के एवोल्यूशन को दर्शाती हैं। ये वो हेरिटेज साइट्स नहीं जिसमें हम कल्चरल नेचुरल की बात करते हैं, ये वो साइट्स हैं जिसमें पर्टिकुलर कोई केव है, फॉर एग्जांपल अजंता केव हो गई, एलोरा केव्स हो गई, या फिर कोई और फॉसिल्स हो गए जो किसी एरिया में मिले हैं हमें। वो सारे जो एविडेंसेस हैं कि पूरी धरती पर कैसे लाइफ का एवोल्यूशन हुआ है, उसको अगर कोई चीज़ दर्शाती है तो वो मानी जाती है जियो हेरिटेज साइट। और उस साइट पर जो भी रिलिक्स मिलते हैं उनको हम कहते हैं जियो रिलिक्स। फॉर एग्जाम्पल एक प्रॉपर एरिया है उसमें फॉसिल्स मिले हैं, तो दैट एरिया इज जियो हेरिटेज एंड दोज फॉसिल्स आर नोन एज जियो रिलिक्स। तो अगर कोई भी जगह पर ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं तो उनका हमें करना है प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन, सो दैट हम जो धरती का एवोल्यूशन उसको समझ सकें और कहीं ना कहीं जो टूरिज्म है उसको भी हम लोग प्रमोट कर सकें। तो इसका ड्राफ्ट बेसिकली हमने तैयार किया है क्योंकि अभी तक इंडिया में टोटल 32 जियो हेरिटेज साइट्स हैं, लेकिन सभी की सभी जो साइट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा मॉडिफाइड नहीं है, बहुत ही ज़्यादा रिजुविनेटेड नहीं है, बहुत ही उनको हम लोग रिफर्बिश नहीं किया हुआ है, वो बस बहुत ही डिफरेंट कंडीशंस में, बहुत ही बेकार कंडीशंस में एज इट इज़ एग्जिस्ट करती हैं। तो उन सभी चीज़ों को दोबारा से पाइपलाइन में लेकर आना, उनको कंजर्व करना, उनको प्रिजर्व करना, दैट इज आवर राइट, दैट इज आवर ड्यूटी। तो एक तो ये पता हो कि जियो हेरिटेज है क्या, तो इसमें जो डेफिनेशन है जियो हेरिटेज साइट की वो हम लोगों ने सही ढंग से डिक्लेयर की हुई है, तो ये हम ध्यान रखेंगे। दूसरा, अगर कोई भी साइट सेंट्रल गवर्नमेंट को लगती है दैट दिस शुड बी डिक्लेयर्ड एज ए जियो हेरिटेज साइट, तो वो डिक्लेयर कर सकती है। तो ये जो पावर है दैट इज इन दी हैंड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। और अगर वो लैंड किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की है या फार्मर्स की है, तो अगर वो लैंड
जो सरकार है वो हासिल करना चाहती है, तो उस फार्मर को या उस इंडिविजुअल को वी शुड हैव टू गिव द फेयर कंपनसेशन, कि आपको कंपनसेशन देना होगा सो दैट वो जो फार्मर या जो इंडिविजुअल है वो बहुत ज़्यादा लैंडलेस फील ना करे। तो ये ध्यान रखेंगे कि जियोहेरिटेज साइट्स क्या होती हैं, ये हम लोगों ने देख लिया। जियो रेलिक्स क्या होते हैं, जो यहाँ पर पाए जाते हैं चीज़ें जो धरती के इवोल्यूशन को हमें दर्शाती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है दैट इट कैन डिक्लेयर एनी साइट एज जियो हेरिटेज साइट और बट बाय गिविंग द फेयर कंपनसेशन टू द इंडिविजुअल्स हु ओन द लैंड। ये ध्यान रखेंगे। दूसरा, अगर इसमें हम बात करें कि अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन आप करना चाहते हैं उस एरिया में तो आप नहीं कर सकते, तो देयर विल बी दी प्रोहिबिशन ऑन कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रेनोवेशन, ये हमें कुछ नहीं करना। लेकिन अगर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिक के लिए, पब्लिक के भले के लिए हम बनाना चाहते हैं वहाँ पर, तो वो आप कर सकते हैं। तो एक्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ कोई भी, अगर हम जियोहेरिटेज साइट को प्रिजर्व करना चाहते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं, या फिर कोई पब्लिक वर्क ऐसा है जो कि एसेंशियल टू द पब्लिक है, अगर वो आपने करना है तो वो आप कर सकते हैं। अदरवाइज कोई भी कंस्ट्रक्शन जो है दैट इज नॉट अलाउड ऑन दीज साइट्स। तो ये ध्यान रखेंगे। और ये जो कि ये एक्सेप्शन है या नहीं है, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली, कि यहाँ पर ये काम होगा या नहीं होगा, ये डिसाइड करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी है और वही डिसाइड करके हटती है। तो ये ध्यान रखेंगे कि दैट पावर हैज बीन गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, और सरकार की ही कंपोजिशन की भी पावर है। और अगर आप कोई भी ऐसा ऑर्डर जो कि जीएसआई, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि रिस्पॉन्सिबल है इस पूरे के पूरे बिल के लिए, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ही आता है वो भी, तो कोई भी जीएसआई का जो डायरेक्टर जनरल है उसकी किसी भी डायरेक्शन जो उसने फॉलो करने के लिए बोला है लोगों को उस एरिया में, अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हैं तो अगेन पनिशमेंट्स और पेनल्टीज जो हैं आपके ऊपर लगती हैं। तो इस पूरे बिल का बेसिक मकसद हमारा यही है कि जितनी भी साइट्स मिली हैं जो कि धरती के एवोल्यूशन को दर्शाती हैं या फिर बहुत ही नेचुरल एक ब्यूटी को दर्शाती हैं, तो उनको हमें प्रिजर्व करना है, कंजर्व करना है, और वहाँ पर कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। बट हो सकती है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बोले कि हम उसको रिपेयर कर रहे हैं या फिर हम उसको मेंटेन करके रख रहे हैं या फिर ये जो काम पब्लिक के लिए एसेंशियल है, तो ये सारे जो ड्राफ्ट्स हैं, जो प्रोविजंस हैं, ये आपको पता हो, सो दैट अगर फ्यूचर में ये बिल बनता है, ये एक्ट बनता है, तो पता हो कि हाँ किस पूरे एवोल्यूशन से ये गुजरा है बिल। तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे स्नो लेपर्ड। ये न्यूज़ में था अभी क्योंकि इसको पहली बार देखा गया है उत्तराखंड के दरमा वैली में। ऐसा नहीं कि इंडिया में पहली बार देखा गया, बट उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में दरमा वैली में पहली बार देखा गया है, क्योंकि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। अभी तक हमें लगता था कि लो हाइट वाले एरियाज में स्नो लेपर्ड्स मिलते हैं, बट दिस इज़ अ वेरी हाई हाइट, इसीलिए यहाँ पर अगर ये पाए गए हैं, इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा जो एवोल्यूशन है थ्रू टाइम ये होता हुआ आया है स्पीशी का, दैट दे कैन टॉलरेट दीज काइंड्स ऑफ लेस टेम्परेचर्स एज वेल। तो ये ध्यान रखेंगे। दूसरा, इनको हम क्या कहते हैं, दीज आर ऑल्सो नोन एज द घोस्ट ऑफ माउंटेन्स, और साथ में दे इंडिकेट द हेल्थ ऑफ माउंटेन। अगर इनकी अमाउंट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कम है, इसका मतलब जो माउंटेन की हेल्थ है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि ये टॉप कार्निवोर्स हैं। अगर ये कम हो जाएंगे तो हर्बीवोर्स बढ़ जाएंगे, हर्बीवोर्स बढ़ेंगे तो जो ग्रासेस है वो कम हो जाएंगे, और अगर वो कम हुए तो अल्टीमेटली हर्बीवोर्स भी कम हो जाएंगे। तो धीरे धीरे करके जो पूरा सिस्टम है उसका बैलेंस कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है। तो दे इंडिकेट द हेल्थ ऑफ द माउंटेन। और अगर हम इनके बात करें प्रोटेक्शन स्टेटस की, तो IUCN में है ये आपके वल्नरेबल कैटेगरी में। साइट्स की जो कन्वेंशन है जिसमें हम लोगों ने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ स्नो लेपर्ड की या फिर स्नो लेपर्ड के बॉडी पार्ट्स को हम लोगों ने प्रोहिबिट किया हुआ है, तो उसमें भी अपेंडिक्स 1 में है कि अगर इसको हम लोगों ने अभी नहीं रोका तो फिर ये बहुत ही जल्दी एक्सटिंक्ट भी हो जाएंगे। सो दैट तो इसीलिए हमें करना क्या है, वी हैव टू रेगुलेट द ट्रेड ऑफ स्नो लेपर्ड और देयर बॉडी पार्ट्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। यही कन्वेंशन आपकी साइट्स कहती भी है। साइट्स इज बेसिकली आपका कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। इसमें अपेंडिक्स 1 में है दैट यस दीज स्पीशीज आर थ्रेटन्ड विद एक्सटिंक्शन, और इनका जो प्रिजर्वेशन है दैट इज वेरी वेरी रिक्वायर्ड। और अगर हम बात करें इंडिया के WP एक्ट की, तो ये शेड्यूल 1 में है। इसका मतलब अगर आप इसकी हंटिंग या पोचिंग करते हैं तो पनिशमेंट्स और पेनल्टीज आर मैक्सिमम इन नंबर।
जिसमें टाइगर्स भी आ गए, स्नो लेपर्ड्स भी आ गए। तो शेड्यूल 1 में वो स्पीशीज होती हैं जिनकी हंटिंग आप बिल्कुल नहीं कर सकते, अगर आप करते हैं तो फिर ज़्यादा पनिशमेंट, ज़्यादा फाइन, ज़्यादा जेल आपको झेलनी पड़ती है। तो स्नो लेपर्ड न्यूज़ में क्यों था, ये पता हो, इसके बारे में स्पेसिफिकेशंस पता हो। अगर हम देखें इंडिया में कहाँ कहाँ मिलता है ये, तो इंडिया में आपको सारे एरियाज में, जम्मू एंड कश्मीर से लेकर लद्दाख से लेकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, इन सभी माउंटेनियस स्टेट्स में आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, दिखता इस तरीके का है। तो पूरा इंडिया का हैबिटेट पता हो, अभी कहाँ पाया गया है ये पता हो, स्पेसिफिकेशंस जो और है वो पता हो। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सरसाइज धर्मा गार्जन या धर्म गार्जन, जो भी आप बोलना चाहो। ये एक्सरसाइज है आपके इंडिया और जापान के जो एयर फोर्सेज हैं उनके बीच में। तो दिस इज ए बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड जापान एयर फोर्स, और ये अभी रिसेंटली कंडक्ट हो रही है फ्रॉम 17 फरवरी टू 2 मार्च। एग्जाम में क्वेश्चन सीधा आता है कि एक्सरसाइज किन दो कंट्रीज के बीच में है, तो आंसर वुड बी इंडिया एंड जापान। कौन सी है, नेवल है, मिलिट्री है या एयरफोर्स है, तो आंसर इज एयरफोर्स। इसके अलावा और भी एक्सरसाइजेज हैं जो हम लोग करते हैं जापान के साथ, तो उसमें है आपकी एक तो जाइमेक्स जॉइंट जापान इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज, जापान इंडिया, एम से है आपका मैरीटाइम एक्सरसाइज, ये है आपकी नेवल वाली। शिन्यू मैत्री है अगेन आपकी एयरफोर्स की, और जो वीर गार्जन है ये भी है आपकी एयरफोर्स की। तो नेवल और एयरफोर्स ही जापान के बीच में हम एक्सरसाइज करते हैं। जो मिलिट्री वाली है वो भी थोड़ा सा हम नहीं है, क्योंकि जापान के साथ ऑस्ट्रेलिया और यूएसए और इंडिया, ये चारों मिलकर करते हैं मालाबार एक्सरसाइज, जिसको हम क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज क्वाड एक्सरसाइज। क्वाड इज बेसिकली इन 4 कंट्रीज का समूह, और मालाबार एक्सरसाइज में दीज 4 कंट्रीज आर इंक्लूडेड। तो आपको जो ऑलरेडी नाम है वो पता हो, जो ये वाला नाम है वो पता हो, नेवल है, एयरफोर्स है, मिलिट्री है, क्या है ये पता हो। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे मरीन स्पेशल प्लानिंग फ्रेमवर्क, MSPF। देखो नाम से क्लियर है, एक ऐसा फ्रेमवर्क जहां पर हम एक ऐसे प्रॉपर एरिया की प्लानिंग कर रहे हैं जिससे ह्यूमंस प्लस मरीन स्पीशीज दोनों ही हैम्पर ना हो। इसीलिए एक प्रॉपर एरिया में हम एक डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं जहां पर हम ये बताना चाहते हैं कि जितने भी एरियाज कोस्टल एरियाज हैं वहां पर आपकी जितनी भी कोस्टल यूजेस है, या फिर वहाँ पर जो भी मरीन स्पीशीज़ रहती हैं, या फिर कोई भी वहाँ पर एक्टिविटीज़ करते हैं, टूरिज्म है, होटल्स वगैरह हैं, इन सब को हम किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे जिससे कि ह्यूमंस की प्रेजेंस की वजह से जो मरीन डाइवर्सिटी है वो हमारी ख़त्म ना हो, और जो एक एस्थेटिक वैल्यू है इस पूरे एरिया की वो बनी रहे। तो इसके लिए क्या है, डिफरेंट सिटीज़ को हम लोग इसमें काउंट करते हैं। तो इंडिया और नॉर्वे का एक पैक्ट है जिसका नाम है इंटीग्रेटेड ओशन इनिशिएटिव। इंडिया नॉर्वे इंटीग्रेटेड ओशन इनिशिएटिव के तहत हम लोगों ने पुडुचेरी और लक्षद्वीप इन दोनों एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया था कि हम लोग इन सभी एरियाज़ को बढ़िया तरीके से ब्यूटीफाई करेंगे, टूरिज्म बढ़ाएंगे, और किसी भी तरीके से कोई भी इन्वॉल्वमेंट मरीन स्पीशीज़ के लिए हानिकारक नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए जो फ्रेमवर्क है वो तैयार किया गया है, और वो फ्रेमवर्क पहली बार पुडुचेरी ने अडॉप्ट किया है सो दैट उसके ऊपर काम किया जा सके और अल्टीमेटली जो चीज़ें हैं वो और ब्यूटीफाई की जा सके। तो ये ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन सी 2 सिटीज़ हैं जिसके लिए ये जो फ्रेमवर्क को साइन किया गया था, लक्षद्वीप और पुडुचेरी, किसके बीच में, इंडिया और नॉर्वे के बीच में। पहला कौन बना है, पुडुचेरी। और ये होता क्या है ये हम लोगों ने देख लिया, जिसमें सारे इन्वॉल्वमेंट्स हैं आपके, जिसमें नेचर का भी ख्याल रखा जा रहा है, इकोनॉमी का ख्याल रखा जा रहा है, सिक्योरिटी का ख्याल रखा जा रहा है, मरीन स्पीशीज का ख्याल रखा जा रहा है। तो एवरी काइंड ऑफ थिंग इज बेसिकली इन दी स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट के केस में। फॉर एग्जाम्पल कि हमें पता हो कि हम इन जगहों पर क्या क्या एक्टिविटीज़ अभी करते हैं। पहले स्टॉक टेकिंग कर ली हम लोगों ने सारी, फिर स्ट्रैटेजी बनाई हमने बढ़िया सी, फिर हम लोगों ने जो सिनेरियोज हैं वो देखे कि इकोसिस्टम कैसे हमें मेंटेन करके रखना है, इकोनॉमी कैसे बढ़िया करनी है, एंड लास्ट में वी प्रोवाइडेड दी सॉल्यूशन कि आपने किस तरीके से इस जगह पर यूज़ करने के लिए परमिशन देनी है लोगों को, या फिर आपने लोगों को यहाँ से हटाना है। तो वो प्रॉपर जो स्ट्रेटेजी है वो सब आप इसके थ्रू जो है डिसाइड करते हैं।
बाकी इसकी जो बेसिक क्रक्स है कि ये ऐसा प्लान है जिसमें मरीन एरियाज़ में क्या क्या चीज़ें हम कर रहे हैं अभी, और वो किस तरीके से और इम्प्रूव हो सकती है, ब्यूटिफिकेशन कैसे इम्प्रूव हो सकती है, और साथ में जो और मरीन स्पीशीज़ हैं वो भी साथ में ही प्रिजर्व और कंजर्व हो सकती हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। अभी रिसेंटली यूनियन बजट में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है, जिसमें अभी 2022-23 से लेकर 2025-26 के लिए इसको हम लोगों ने अप्रूव कर दिया है कि ये 3 साल तो कम से कम चलेगा। और इसको हम कह रहे हैं दिस इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। स्पॉन्सर्ड का मतलब होता है पूरे जो पैसे हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं दे रही है, कुछ पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और कुछ पैसे स्टेट गवर्नमेंट्स देंगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट डू वी मीन बाय वाइब्रेंट विलेजेस। देखिए ये सिर्फ और सिर्फ उन एरियाज के लिए है जो कि बॉर्डर विलेजेस हैं। फॉर एग्जांपल विलेजेस जो आपके हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख, ये जो एरियाज हैं ये हम लोगों ने अभी फर्स्ट फेज के लिए काउंट किए हैं कि जितने भी गांव की सीमा डिफरेंट कंट्री से लगती है वो सभी में हम लोग उन विलेजेस के बढ़िया तरीके से प्लान बनाएंगे। उसके उन प्लान्स को हम लोग तैयार करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड विद द हेल्प ऑफ ग्राम पंचायत। ये सभी मिलकर प्लान चलाएंगे और इस पूरे एरिया में टूरिज्म कैसे बढ़ाना है, इस एरिया में इंडस्ट्रीज लगानी है कि नहीं लगानी है, इस पूरे एरिया में रोड्स बनवानी है कि नहीं बनवानी है, टनल्स बनवानी है कि नहीं बनवानी है, ये सब जो डिसीजंस हैं वो लिए जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे बॉर्डर, अभी अगर हम बॉर्डर की बात करें तो बॉर्डर का जो एरिया है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का जो काम है वो चल रहा है अंडर बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो ये उसको ओवरलैप नहीं कर रहा है। ये अलग चलेगा, ये अलग चलेगा। यहाँ पर हम स्पेसिफिकली गांव की बात कर रहे हैं। गांव में रोड्स, गांव में इंडस्ट्रीज, गांव में टूरिज्म, गांव में और ज़्यादा ब्यूटिफिकेशन के लिए काम, वो सब हम करेंगे। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम में स्पेशली हम लोग सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं कि हाउ सिक्योरिटी कैन बी इंश्योर्ड। तो आपको पता होगी अभी कितने साल के लिए करा गया है, ये नॉर्दर्न बॉर्डर के लिए शुरू किया गया है 3 साल के लिए। और कौन कौन से स्टेट्स हैं, जम्मू कश्मीर, जिसमें आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल, सिक्किम और लद्दाख ये एरियाज आते हैं। अभी धीरे धीरे हम लोगों ने आपके 2963 विलेजेस को पूरा का पूरा काउंट करना है। अभी फर्स्ट फेज में सिर्फ और सिर्फ 663 हम लोगों ने विलेजेस लिए हैं फर्स्ट फेज में। धीरे धीरे आते आते जो और स्टेट्स हैं वो भी इंक्लूड होंगे, इन स्टेट्स के जो डिफरेंट गांव हैं वो भी इंक्लूड होंगे, उन सभी का ग्राम पंचायत, उन सभी की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आपस में मिलकर प्लान बनाएंगे सो दैट इन पूरे एरियाज में जो एंटरप्रेन्योरशिप इंडस्ट्री है वो इम्प्रूव हो सके, स्किल डेवलपमेंट इम्प्रूव हो सके, यहाँ पर टूरिज्म के पोटेंशियल्स खुल सके, कल्चरल ट्रेडिशनल जो सिग्निफिकेंस इन एरियाज की वो इंश्योर की जा सके। तो वो सभी चीज़ें जो हैं इसमें होंगी अंडर दिस विलेज वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। सिर्फ और सिर्फ किन के लिए ये पता हो, बॉर्डर एरियाज के लिए है, बट ये BADP को, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम को किसी भी तरीके से ओवरलैप नहीं करता। वो सिक्योरिटी वाला है, ये वाला जनरली आपका इकोनॉमी, एस्थेटिक और सोशल लेवल पर हम काम कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन गाइडलाइंस। अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से गाइडलाइंस आई हैं, जिसमें पहले जो भी ऑर्गन डोनेट कोई भी इंसान करता था तो उसके लिए अलग गाइडलाइंस थी। अब ये गाइडलाइंस हम लोगों ने चेंज कर दी है। तो चेंज कौन कौन सी करी हैं ये हम देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहले कोई भी जो 65 ईयर से अबव के एज का इंडिविजुअल है वो ऑर्गन्स को रिसीव करने के लिए रजिस्टर नहीं कर सकता। तो पहले ये होता था दैट जितने भी अब 65 ईयर्स ऑफ एज हैं टू रिसीव एन ऑर्गन फॉर ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम डिसीज्ड डोनर्स, कि वो डोनर जिनकी डेथ हो चुकी है उनकी किडनी, लिवर, हार्ट ये सब जो है आप रिसीव कर सकते हैं। क्योंकि पहले क्या होता था कि जो आप कह लो कि लाइफ है हमारी थोड़ी सी कम हुआ करती थी, 68-70 ईयर्स की हमारा एक लाइफ टाइम था। बट क्योंकि अब मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी हो गई हैं तो इंडिविजुअल की जो हेल्थ है वो काफ़ी और इम्प्रूव हो रही है, तो जो जीने के साल हैं वो बढ़ रहे हैं। तो 80 ईयर्स 90 ईयर्स भी इजीली जो पर्सन है वो जीवित रह रहा है अभी। इसीलिए अगर 65 ईयर्स की एज से भी अबव कोई पर्सन है और उसको किसी भी ऑर्गन डोनेशन की ज़रूरत है तो फिर वो रिसीव कर सकता है। दैट इज़ फर्स्ट गाइडलाइन। पहले ये नहीं कर सकता था।
तो जो एज बैरियर है बेसिकली टू रिसीव द ऑर्गन, वो जो है वो हम लोगों ने खत्म कर दिया है। तो एज बैरियर हैज बीन स्टॉप्ड, ये ध्यान रखेंगे फर्स्ट। सेकंड इसमें किया गया है कि कोई भी जो आप है, आपका डोमिसाइल रिक्वायरमेंट जो है हम लोगों ने रिमूव कर दी है, क्योंकि हम लेकर आ रहे हैं वन नेशन वन पॉलिसी कि अगर आप किसी स्टेट में रहते हैं तो आप किसी और स्टेट के पर्सन से भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो डोमिसाइल रिक्वायरमेंट है कि आपको उसी स्टेट का होना चाहिए, दैट हैज बीन रिमूव्ड। तो वी आर गोइंग थ्रू वन नेशन वन पॉलिसी कि कोई भी जो ऑर्गन है वो किसी भी और स्टेट में जाकर रजिस्टर करवा सकता है कि मैं ऑर्गन डोनेट करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप हरियाणा के हैं, आप पंजाब में जाकर किसी को भी जो है अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं कि ये जो ऑर्गन है दैट इज अवेलेबल। तो एक तो ये सेकंड रिक्वायरमेंट है, और साथ में अब ये थर्ड रिक्वायरमेंट ये है कि कोई भी जो नीडी पेशेंट है जिसको ऑर्गन चाहिए है, उसको अपने आप को रजिस्टर अगर करवाना है तो उसके लिए जो फीस रिक्वायरमेंट है वो भी सारी हम लोगों ने ख़त्म कर दी है। तो जो फीस रिक्वायरमेंट है वो भी हमारी ख़त्म हो गई है, और ये जो गाइडलाइंस हैं ये दी गई हैं फ्रॉम सेंटर। तो आपने देख लिया कि ये 3 गाइडलाइंस हैं जिसमें हम लोगों ने जो अपर एज लिमिट है वो चेंज कर दी है। कोई भी जो डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट है वो नहीं है कि कोई भी पर्सन किसी और स्टेट में जाकर भी ऑर्गन डोनेट कर सकता है, ये हमने देख लिया। और देयर इज़ नो रजिस्ट्रेशन फ़ी कि कोई भी जो पर्सन है जिसको ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाना है उसको अपने आप को रजिस्टर अगर करवाना है तो उसके लिए कुछ फ़ी डिपॉजिट करवानी पड़ती थी, तो वो सब के लिए भी मना कर दिया गया है। तो ये जो गाइडलाइंस है सेंटर की तरफ से आई हैं, लेकिन जो हेल्थ बीइंग अ स्टेट सब्जेक्ट, जितने भी रूल्स हैं स्टेट गवर्नमेंट के वो अलग अलग हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये रूल्स निकाले हैं सो दैट पूरे इंडिया में जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के रूल्स हैं उनको हम स्ट्रीमलाइन कर सकें। तो ये सारे जो रूल्स हैं ये डिफरेंट स्टेट्स को पहुंचाए जाएंगे सो दैट देयर शुड बी स्टैंडर्ड रूल्स एंड स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स। तो ये हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि इंडिया जो है पॉपुलेशन वाइज बहुत ज़्यादा है, फर्स्ट कंट्री बन चुका है, तो इसमें बहुत ज़्यादा डोनेशंस जो हैं ऑर्गन की ज़रूरत है। तो हम लोगों को और ज़्यादा हम और उनको ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हैं कि आप जो ऑर्गन से डोनेट अपने कीजिए, कि अगर आपकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो आपके ऑर्गन्स हैं उसको हम किसी और पर्सन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो ये पूरा लीगल मेथड है कि ऑर्गन डोनेशन का, उसको हम थोड़ा सा और इम्प्रूव करना चाहते हैं। अभी जो है बहुत ज़्यादा इंडिया में जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन है उसका ब्लैक मार्केटिंग बहुत ज़्यादा है, इसीलिए जो रेट्स हैं ऑर्गन्स के वो बहुत ज़्यादा हैं। तो जो पुअर पीपल है दे कैन नॉट अफोर्ड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। तो जब सब चीज़ें क्लैरिटी से होंगी, ट्रांसपेरेंसी के थ्रू होंगी, बढ़िया प्रोसीजर्स के थ्रू गवर्न होंगी, तो जो पुअर पर्सन है वो भी किसी न किसी तरीके से एलिजिबल हो जाता है दैट ही और शी कैन रिसीव ऑर्गन्स। तो ये ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो 3 किन बातों में चेंज किया गया है वो हम लोगों ने देख लिया। एक तो रजिस्ट्रेशन फी हटा दी गई है, एक अपर एज लिमिट हटा दिया गया है, डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट जिसको खत्म कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे एरो इंडिया 2023। अभी रिसेंटली ये जो एक फंक्शन है ये कंडक्ट हुआ है इन बेंगलुरु, और बेंगलुरु में हुआ है, और बहुत सारे इवेंट्स इसमें किए गए जिसमें इंडिया का जो एरो स्पेस है, जो एरो स्ट्रेटजीज हैं वो दर्शाई गई हैं। और इसकी जो थीम है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, उसका आंसर है द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़, कि बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं एयर स्पेस में कि डिफरेंट UAVs को हम लोग लेकर आ सकते हैं, अनमैन्ड आर्म्ड व्हीकल्स को हम डिफरेंट हेलीकॉप्टर्स, एयरक्राफ्ट, इन सब को लेकर आ सकते हैं सो दैट हम लोग अपने एयर स्पेस को सिक्योर कर सकें। तो इन सभी का जो एक छवि है, इन सब का जो प्रोटोटाइप है वो दिखाया गया है अंडर दिस एरो इंडिया प्रोग्राम। तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए, तो इसके ऊपर कहाँ पर ये मीटिंग हुई है, इसकी थीम क्या है और बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है पेंगोलिन। पेंगोलिन न्यूज़ में था क्योंकि अभी एक रिपोर्ट आई है जिसके तहत ये बोला गया है कि जो पेंगोलिन है इंडिया में बहुत ही ज़्यादा इलीगली ट्रैफिक होती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा इलीगल ट्रेडिंग है, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, इलीगल पोचिंग, इलीगल हंटिंग, ये सब किया जाता है। तो इसके लिए इसकी प्रोटेक्शन हमें और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से करनी है। अगर हम देखें इंडियन पेंगोलिन तो ये इस तरीके की दिखती है, मतलब दिखते हैं,
और इनकी जो पूरी बॉडी है ये बनी हुई है केराटिन से। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ मैकेनिज्म कि अगर कोई भी अगर शिकार करने के लिए आ रहा है तो दे कैन ऑल्सो कन्वर्ट इनटू ए बॉल, तो अल्टीमेटली जो है अपने आप को छुपा लेते हैं इसके अंदर ये, तो ये प्रेडेशन से बच जाते हैं। तो ये सब इनकी स्पेसिफिकेशंस है। ये आपके नॉक्टर्नल एनिमल्स हैं, ये रात में खाना खाने के लिए निकलते हैं। खाना कहाँ खाते हैं? ये जो भी गड्ढे हैं उनको डिग करते हैं और जितने भी इंसेक्ट्स टर्माइट्स उसमें से निकलते हैं उन सबको ये खाते हैं। तो किसी न किसी तरीके से बहुत ही ज़्यादा जो सॉइल है उसमें एरिएशन के लिए काम करते हैं ये, क्योंकि जो सॉइल है जब उनको उसमें गड्ढा किया गया है तो कहीं ना कहीं जो लेयर्स हैं सॉइल के उनमें एरिएशन पहुंची है। तो सॉइल की हेल्थ मेंटेन करने के लिए भी जो पेंगोलिन है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने देख ही लिया है कि ये इनके जो स्केल्स हैं ये मेड अप ऑफ केराटिन, जिससे कि अपनी पूरी बॉडी को ये कवर करते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये हमें बहुत जगह मिल जाएंगे। इंडिया में फॉरेस्ट से लेकर ग्रासलैंड्स वाले जो एरियाज हैं वहाँ पर आपको जनरली देखने को मिल जाते हैं। ग्रासलैंड वाला एरिया, बैम्बू फॉरेस्ट वाला एरिया यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं इंडिया में। और जगहों की अगर हम बात करें तो बिहार, वेस्ट बंगाल, आसाम, तो जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। खास करके जो ऑपरेशन है यहाँ पर है आपकी चाइनीज पेंगोलिन की। अगर हम पेंगोलिन को देखें तो देयर आर टू सब स्पीशी, एक है चाइनीज पेंगोलिन और एक है आपका इंडियन पेंगोलिन। इंडिया में आपको दोनों ही मिल जाएंगे, इंडियन भी और चाइनीज भी। चाइनीज जनरली मिलेंगे आपको ईस्टर्न स्टेट्स में, बिहार, वेस्ट बंगाल और आसाम वाले एरिया के पास। जो ये वाले एरियाज हैं मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, इन सब में आपको मिल जाते हैं इंडियन पेंगोलिन। अगर हम इनके बात करें प्रोटेक्शन स्टेटस की, तो अगर IUCN की बात करेंगे तो ये इंडियन पेंगोलिन की अगर हम देखें तो ये है एंडेंजर्ड कैटेगरी में। अगर चाइनीज पेंगोलिन की बात करेंगे तो ये है आपके क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में, कि बहुत ही ज़्यादा ये थ्रेटेंड है, इनको बचाना हमारे लिए प्रायोरिटी वाला काम होना चाहिए। तो इंडियन एंडेंजर्ड, चाइनीज आपके क्रिटिकली एंडेंजर्ड, सी से चाइनीज, सी से क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ये याद कर सकते हैं। और अगर हम साइट्स की बात करें, साइट्स में दोनों ही अपेंडिक्स 1 में है, चाहे इंडियन पेंगोलिन हो, चाहे चाइनीज पेंगोलिन हो, चाहे किसी और एरिया में पाई जाने वाली पेंगोलिन हो, सारे के सारे का ही जो ट्रेड है वो हम लोगों ने रेगुलेट करना है, बिकॉज दीज स्पीशीज आर थ्रेटन्ड विद एक्सटिंक्शन। अगर अभी नहीं काम किया गया इनकी कंजर्वेशन के ऊपर तो ये खत्म हो जाएंगी। और अगर हम इंडिया के WP एक्ट की बात करें तो ये शेड्यूल 1 में है, दोनों की दोनों, इंडियन भी और चाइनीज भी। तो इसलिए रिपोर्ट भी जो ये ट्रैफिक और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने रिलीज करी है इसमें बोला भी ये गया है कि बहुत ही ज़्यादा इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड इन स्पीशीज़ के थ्रू होता है और जिसको हमें रोकना चाहिए। तो इनकी स्पेसिफिकेशंस क्या है, इनके रोल क्या है इकोसिस्टम में, पेंगोलिन के कहाँ कहाँ पर ये पाई जाती हैं, इंडिया में कौन कौन सी मिलती हैं, उनका IUCN स्टेटस, उनका साइट्स में अपेंडिक्स कौन सा है और इंडिया के WPA में शेड्यूल कौन से में आते हैं, ये अपने को आइडिया होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे REAIM 2023। ये एक समिट है जिसका नाम है रिस्पॉन्सिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द मिलिट्री डोमेन समिट। कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये अच्छी बात है कि इसमें हम काम कर रहे हैं, चैट बोर्ड्स आ रहे हैं आपके, डिफरेंट जो गूगल असिस्टेंट हो गया, चैट GPT हो गया, डिफरेंट मशीन्स आ गई हैं एज अ रोबोट, ये अच्छी बात हम लेकर आ रहे हैं। लेकिन दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुड बी रिस्पॉन्सिबल, कि ऐसा ना हो कि ये ह्यूमंस को ही बहुत ज़्यादा हार्म करना शुरू करे। इसीलिए इसका जो एक प्रॉपर यूज़ है इट शुड बी एथिकल। तो इट शुड बी रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द मिलिट्री डोमेन, सो दैट किसी भी कंट्री के पास एक्स्ट्रा एडवांटेज ना हो कि उनके पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अगर हाई है तो दे कैन काउंटर एनी कंट्री, तो ऐसा ना हो। तो इट शुड बी रिस्पॉन्सिबली यूज, थ्रेट्स ना हम पहुंचाए डिफरेंट कंट्रीज पर, हम हैकिंग ना करवाएं, जो वायरसेस हैं वो हम ना रिलीज करें कंप्यूटर्स में और डिफरेंट सर्वर्स वगैरह में, तो दैट शुड बी रिस्पॉन्सिबली यूज्ड, और खास करके मिलिट्री के डोमेन में। तो ये जो मीटिंग है ये हुई कहाँ पर है, क्वेश्चन ये आता है, ये मीटिंग हुई है आपके हेग, दी नीदरलैंड्स वाले एरिया में। और अगर हम इसके थीम्स की बात करें तो थीम है आपका मिथ बस्टिंग AI, ब्रेकिंग डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ AI, कि AI जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये अच्छी भी है और आप इसको नेगेटिवली भी यूज कर सकते हैं। तो आप इसको नेगेटिवली यूज ना करें, दैट इज बेसिकली द पर्पस ऑफ दिस मीटिंग।
तो ये सारी चीजें इसकी थीम है। साथ में गवर्नेंस फ्रेमवर्क की कौन गवर्नेंस बॉडी है कि अगर फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने किसी भी तरीके से ह्यूमंस को हार्म पहुंचाया तो कौन बॉडी विल बी रिस्पॉन्सिबल। तो गवर्नेंस स्ट्रक्चर शुड बी क्लियर, और साथ में रिस्पॉन्सिबल डिप्लॉयमेंट एंड यूज ऑफ एआई कि जो भी अगर आप रोबोट्स यूज कर रहे हैं, आप मशीन्स यूज कर रहे हैं बॉर्डर वाले एरियाज में टू प्रोटेक्ट योर एरियाज, तो वो रिस्पॉन्सिबली आपने यूज करना है और किसी भी तरीके से आपने उसको बहुत ही ज़्यादा ह्यूमन हार्म के लिए यूज़ नहीं करना है। अदरवाइज जो पहले वॉर ह्यूमंस के बीच में होते थे, अगर वो मशीन के बीच में होंगे तो जो लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन है वो भी काफ़ी ज़्यादा फिर इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जो समिट है ये कहाँ हुई है ये पता होना चाहिए। इसको होस्ट किसने किया है? इट हैज़ बीन को होस्टेड बाय साउथ कोरिया, मतलब ये आपका द नीदरलैंड्स और साउथ कोरिया, इन दोनों कंट्रीज के द्वारा को होस्ट की गई समिट है, ये ध्यान रखेंगे। इसकी थीम क्या थी ये ध्यान रखेंगे, और इंडिया इसका पार्टिसिपेंट मेंबर नहीं था। इंडिया डिड नॉट पार्टिसिपेट इन दिस मीटिंग। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया रिसेंटली इस मीटिंग में गया था तो क्या हाईलाइट्स थे इस मीटिंग के? तो इंडिया वॉज नॉट द मेंबर ऑफ दिस मीटिंग। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट। ये रिसेंटली न्यूज में थी क्योंकि इंडिया जो है has been elected as the chairperson for the 62nd session of this Commission for Social Development। ये जो कमीशन है ये बनाई गई है इकोसोक के द्वारा। अगर हम इकोसोक की बात करें तो वन ऑफ द 6 ऑर्गन्स ऑफ यूएन है ये, जो कि सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिकल और सोशल डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। तो उस पूरी बॉडी के लिए जो कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट है दैट एक्ट एज द एडवाइजरी बॉडी कि हमें आगे क्या करना चाहिए, पूरे वर्ल्ड में सोशल जस्टिस कैसे प्रोवाइड करें, पूरे वर्ल्ड में हम किस तरीके से चीज़ों को और बेटर करें, ह्यूमंस को, वुमेन को और वल्नरेबल सेक्शंस को कैसे उनको उनकी राइट्स दिलवाएं। तो इसके लिए जो भी फंडिंग है या फिर जो भी स्ट्रैटेजी है वो बनाता है कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट, और इम्प्लीमेंटेशन का जो पूरी जिम्मेदारी है वो रहती है इकोसोक की। तो ये ध्यान रखेंगे। अगर हम इसकी थीम की बात करें तो थीम है इसका आपका, जिसमें सोशल जस्टिस की बात हो रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है, और स्पेशली पॉवर्टी खत्म करनी है और हंगर खत्म करना है, क्योंकि पॉवर्टी और हंगर ही जो है जो कि डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले हर्डल्स हैं। अगर ये खत्म हो जाते हैं तो चीज़ें बढ़िया तरीके से हम लोग काबू में लेकर आ पाते हैं। तो सबसे पहले जो थीम है वो है ही ये है कि सोशल जस्टिस तभी आ पाएगा व्हेन देयर विल बी नो पॉवर्टी, व्हेन देयर विल बी नो सस्टेनेबल, व्हेन देयर विल बी फोकस टुवर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये हमने देख लिया CASD क्या काम करती है, ये हम लोगों ने देख लिया। और साथ में जो कोपेनहेगन डिक्लेरेशन है जो कि 1995 में साइन किया गया था डिफरेंट कंट्रीज के द्वारा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सोशल जस्टिस की बात की गई थी कि पूरे वर्ल्ड में अगर हमें इसे सही ढंग से लेकर आना है तो हमारी स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए। तो वो सारा जो जिम्मा है वो दिया गया है कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट को कि यू शुड इम्प्लीमेंट कोपेनहेगन डिक्लेरेशन एंड प्रोग्राम फॉर एक्शन। ये ध्यान रखेंगे। तो इकोसोक क्या है, CFSD क्या है, इंडिया इसका चेयरपर्सन बना है, इसकी थीम क्या है, तो हल्का सा ये जो चीज़ें हैं एक बार नज़र में रहनी चाहिए हमारे। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया का फर्स्ट हाइब्रिड रॉकेट। इंडिया का फर्स्ट हाइब्रिड रॉकेट है जिसमें अभी स्पेशली सिर्फ और सिर्फ जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उन्होंने काम किया है। प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया ये पहला हाइब्रिड रॉकेट है जिसमें आपने दोनों टाइप्स के जो फ्यूल्स हैं उनका यूज किया है, सॉलिड भी और लिक्विड भी। तो दिस इज द काइंड ऑफ हाइब्रिड रॉकेट। अगर हम देखें कि इसने इसको लॉन्च किसने किया है और कहाँ से किया है, तो दिस हैज़ बीन लॉन्च्ड फ्रॉम चेंगलपट्टू जो कि तमिलनाडु वाले एरिया में है। ये सब सतीश धवन स्पेस सेंटर से नहीं रिलीज किया गया है, ये ध्यान रखेंगे। और मार्टिन फाउंडेशन है जिसने एसोसिएशन बिल्डअप करी है विद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन एंड स्पेस जोन इंडिया। इन दोनों ने मिलकर इस जो प्रोग्राम का नाम रखा गया है दैट इज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023। इस पूरे मिशन को शुरू किया है। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, दिस मिशन इज द इनिशिएटिव ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन, इसरो नासा का कोलैबोरेशन। तो दोनों ही आंसर इसके नहीं है। आंसर है इसका मार्टिन फाउंडेशन एंड इन एसोसिएशन विद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन एंड स्पेस जोन इंडिया। तो ये ध्यान रखेंगे।
दूसरा, अगर हम इस रॉकेट की बात करें तो इस रॉकेट में जो डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं उन्होंने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल डिजाइन किया है। दिस इज नोन एज स्टूडेंट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसको हम रॉकेट बोलते हैं, जिस पर हम बिठा कर सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं। तो जो रॉकेट है दैट इज SSLV, बट S इज नॉट स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, S इज फॉर स्टूडेंट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसमें आपकी टोटल 150 पिको सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया है। एंड पिको सैटेलाइट्स आर दो सैटेलाइट्स जिनका जो मास है दैट इज लेस देन 1 kg, ये ध्यान रखेंगे। तो SSLV लॉन्च किया है, जिसके ऊपर रखकर 150 पिको सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया है। और सैटेलाइट्स जो हैं बेसिकली आपकी ये यूज़ होंगी वेदर के रिसर्च में, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के रिसर्च में, रेडिएशन जो सन से आ रही है उसकी रिसर्च में, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है ये सिग्निफिकेंट है। और ये जो हाइब्रिड रॉकेट है ये आपका बायो प्रोपेलेंट है। इसका मतलब इसमें हम लोगों ने दो जो फ्यूल हैं वो हम लोगों ने यूज़ किए हैं डिफरेंट स्टेट्स, जिसमें सॉलिड लिक्विड हो गया, लिक्विड गैस हो गया, सॉलिड गैस हो गया। तो ये सब जो वैरायटीज़ हैं ये हम लोग यूज़ इसमें करेंगे। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी प्राइवेट प्लेयर या किसी प्राइवेट कंपनी ने ऐसा जो हाइब्रिड व्हीकल है वो बनाया है और आपके जो डिफरेंट सैटेलाइट्स हैं उनको लॉन्च किया है। तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे रोडोडेंड्रॉन। अभी रिसेंटली बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से जो रिपोर्ट पब्लिश की गई है, जिसमें ये बोला गया है कि इंडिया में बहुत सारी जो स्पीशीज़ हैं इस पूरे फ्लावर की वो एग्जिस्ट करती हैं और ये हर जगह पर जनरली आपको मिल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इस हाइलाइट्स की बात करें तो जो ये वाला आपका प्लांट या ट्री है ये आपको जनरली मिलता है टेम्परेट रीजन्स में, जहाँ पर टेम्परेचर हल्का सा कम होता है, जिसमें आप बात कर लीजिए एशिया की, नॉर्थ अमेरिका की, यूरोप की, ऑस्ट्रेलिया की, वो एरियाज जहाँ पर टेम्परेचर हल्का सा कम है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये। और इंडिया में भी आपको कई जगह पर देखने को मिलता है और दिखता ये इस तरीके से है, हल्का सा पिंक कलर का, पिंक कलर की छोटे छोटे फ्लावर्स की स्पीशी है ये। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि जो सर्वे है रोडोडेंड्रॉन का ये किसने किया है, तो आंसर वुड बी बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और साथ में कहाँ पाया जाता है ये पता हो हमें। और इस रिपोर्ट में ये बोला गया है दैट देयर आर 45 टैक्सा ऑफ रोडोडेंड्रॉन्स। टैक्सा का बेसिकली मतलब है अलग अलग टाइप, किसके मतलब इसके अलग अलग टाइप, स्पीशीज लेवल पर, सब स्पीशीज लेवल पर, तो अलग अलग वैरायटीज इसकी एग्जिस्ट करती है इंडिया में भी। अगर हम और बात करें इसमें तो इंडिया में ये है आपका एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फ्लावर भी, और ये आपका डिसीडुअस स्मॉल ट्री भी है। मतलब कि एवरग्रीन भी है कि अपने पूरे पत्ते जो है वो कभी भी नहीं झाड़ता, और ये डेसिडुअस भी है कि एक सीजन आने पर ये अपने पत्ते झाड़ देता है। दैट डिपेंड्स अपॉन एरिया टू एरिया, कि कितना मॉइस्चर लेवल उस एरिया में एग्जिस्ट करता है। अगर मॉइस्चर लेवल कम है तो पत्ते अपने ही झाड़ देगा समर सीजन में, और अगर मॉइस्चर लेवल ठीक ठाक है तो ये अपने पत्ते नहीं झाड़ता। तो ये ध्यान रखेंगे। दूसरा, अगर हम बात करें पिंक रोडोडेंड्रॉन की, तो ये आपका स्टेट फ्लावर ऑफ हिमाचल प्रदेश भी है। लेकिन इसके अलावा एक और स्पीशी है रोडोडेंड्रॉन की जिसका नाम है रोडोडेंड्रॉन एब्रोब्रियम। ये आपका एर्बोरियम, एब्रोब्रियम नहीं एर्बोरियम, जो कि आपका स्टेट फ्लावर ऑफ नागालैंड है और ऑफिशियल स्टेट ट्री ऑफ उत्तराखंड है। तो ये इतनी इसकी सिग्निफिकेंस है। मेजरली ये आपका जो एरोमेटिक प्लांट है ये है, और ये स्पेशली ब्यूटिफिकेशन के लिए ही जनरली इंडिया में यूज़ किया जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे। और इंडिया में ये भी बोला गया है कि इंडिया के दार्जिलिंग और सिक्किम वाले एरिया में मैक्सिमम जो 34% ऑफ रोडोडेंड्रॉन की स्पीशीज जो हैं पाई जाती हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन अगर आता है कि स्पीशी मैक्सिमम कहाँ पर है, तो आंसर वुड बी ईस्टर्न इंडिया, और वो भी दार्जिलिंग और सिक्किम वाला एरिया। तो ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट्स आपको पता हो, क्योंकि इसका सर्वे हुआ है तो इसका जो बेसिक बैकग्राउंड है वो भी हमारे लिए काम का है। तो एग्जाम में क्वेश्चन इसके बेसिक बैकग्राउंड से भी बन सकते हैं, किस एरिया में ज़्यादातर अमाउंट में ये देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल। अभी रिसेंटली बजट में ये बोला गया है कि हम लोग जीएसटी के जितने भी केसेस हैं, किसी ने केस किया हुआ जीएसटी ज़्यादा आ गया है, जीएसटी कम आ गया है, जो ओल्ड इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम था उसके कोई केस चल रहे हैं, तो उनके लिए स्पेशली और स्पेशली जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल ही लेकर आए जाएंगे, सो दैट जो आपके हाई कोर्ट्स हैं, जो आपके अदर कोर्ट्स हैं, उनको हम लोग थोड़ा सा वर्कलोड कम दे सकें, और जो स्पीडी ट्रायल है उसकी तरफ हम लोग जा सकें कि ये जो ट्रिब्यूनल है वो सिर्फ सुनता ही जीएसटी रिलेटेड केसेस
है ना। तो इसीलिए ये डिसाइडेड है। और जीएसटी काउंसिल भी जो है उसने अपनी मीटिंग में बोल दिया है दैट यस वी विल कॉन्स्टिट्यूट द जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल सो दैट जितने भी केसेस चल रहे हैं उनका स्पीडी रेजोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड किया जा सके। ये हमें क्लैरिटी है। दूसरा, अगर हम बात करें कि इसकी कॉम्पोजिशन कैसी रहेगी, तो कॉम्पोजिशन में अगर हम बात करें तो इसके एक प्रिंसिपल बेंच होगी न्यू दिल्ली में, और जो डिफरेंट बेंचेस होंगी वो आपके अलग अलग स्टेट एरियाज में भी होंगी। तो एक प्रिंसिपल बेंच है न्यू दिल्ली में, और जो अलग अलग बेंचेस हैं अलग अलग स्टेट्स में होंगी, जहां पर पहले स्टेट में वो केस जाएगा, स्टेट वाले बेंच पर केस जाएगा, और फिर नेशनल लेवल वाली जो न्यू दिल्ली वाली बेंच है उसके ऊपर केस जाएगा। हर एक ट्रिब्यूनल में देयर विल बी 4 मेंबर्स, जिसमें आपके 2 टेक्निकल और जो 2 जुडिशियल मेंबर्स हैं ये रिप्रेजेंट करेंगे उस पूरे ट्रिब्यूनल को। बट ज़रूरी नहीं है कि हर केस में ये चारों लोग ही बैठे, दैट डिपेंड्स अपॉन अमाउंट टू अमाउंट कि कितने अमाउंट का केस है, तो वो वेरी करता रहेगा। बट मैक्सिमम इसमें 4 मेंबर्स होंगे, 2 विल बी टेक्निकल एंड 2 विल बी फ्रॉम जुडिशियल बैकग्राउंड। तो ये ध्यान रखेंगे कि ये जो एपेलेट ट्रिब्यूनल है ये बनने जा रहा है, इसकी प्रिंसिपल बेंच कहाँ पर होगी, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा बनाने का। अभी बजट में भी इसके कॉन्स्टिट्यूशन के लिए पूरे जो प्रोविजंस हैं वो रखे जा चुके हैं, कितने मेंबर्स हैं और बेसिकली ये सब बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, दैट इज दी मतलब क्वेश्चन फॉर्म में चीज़ें आपके सामने बनकर आ सकती हैं। अगर हम बात करें जीएसटी काउंसिल की कि इस काउंसिल ने ही उसको अप्रूव किया है बनने के लिए, बजट में भी इसको हम लोगों ने अप्रूव कर दिया है। तो जीएसटी काउंसिल जो है एक जॉइंट फोरम है सेंटर और स्टेट्स का, जिसको सेटअप किया गया है बाय प्रेसिडेंट, और आर्टिकल 279A में ये लिखा है कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है दैट इट कैन कॉन्स्टिट्यूट जीएसटी काउंसिल, जिसमें जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है दैट विल बी चेयरपर्सन, और जो आपके यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फाइनेंस के वो भी सेंटर के मेंबर बने रहेंगे इसमें, और जो और स्टेट्स हैं उनके स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर्स या उनके द्वारा नॉमिनेट किया कोई मेंबर इसमें जीएसटी काउंसिल में जा सकता है और अपनी जो बात है वो रख सकता है। जब भी कोई डिसीजन लेना होगा तो वोटिंग होगी, वोटिंग में जो सेंटर है उसका 2/3 वोटिंग शेयर है, और जो सारे स्टेट्स हैं वो मिलाकर टोटल 1/3 सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसका है 1/3, और जो पूरी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं मिलाकर उनकी वोटिंग वैल्यू है 2/3 कि वेटेज जो है 2/3 कि अगर आपने सभी स्टेट्स ने हामी भर दी है इसका मतलब 2/3 वोटिंग आ गई है, और अगर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ने हामी भरी है तो वो जो बिल है वो पास नहीं हो पाएगा, वो रूल पास नहीं हो पाएगा। तो वोटिंग शेयर के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज 1/3 ऑफ टोटल वोट्स कास्ट, और जितने भी स्टेट आपके गवर्नमेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आपके 2/3 वोटिंग शेयर के ऊपर आते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में 279A1 आर्टिकल से प्रेसिडेंट कहता है कि जीएसटी काउंसिल होनी चाहिए, और यही काउंसिल है जो डिफरेंट जो वस्तुएं हैं जो गुड्स हैं उनका जो जीएसटी रेट है वो डिसाइड करता है कि पेंसिल के ऊपर, सर्विस टैक्स के ऊपर क्या जो एक रेट है वो होना चाहिए, 5%, 8%, 18%, वो सब ये डिसाइड करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे अनुभूति इंक्लूसिव पार्क। अभी रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने अभी पूरे वर्ल्ड का जो सबसे लार्जेस्ट एंड यूनिक दिव्यांग पार्क है, जहां पर जितने भी वो लोग जो कि फिजिकली डिसेबल्ड हैं या स्पेशली एबल्ड हैं उन सभी को हम लोग बढ़िया जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसमें डिफरेंट फैसिलिटीज़ में आपके हाइड्रोथेरेपी यूनिट होगा, वाटर थेरेपी होगा, इंडिपेंडेंट रूम होगा फॉर मेंटली चैलेंज्ड चिल्ड्रन और मदर्स। तो ये जो पूरा पार्क है ये एक बढ़िया सी रियलिटी तरीके से लोगों को बढ़िया फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया है, और ये पूरे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट और सबसे यूनिक टाइप का एक यूनिक टाइप का एक जो पार्क है वो बनाया जाएगा। और ये बनेगा कहाँ, क्वेश्चन ये आता है, इट विल बी एस्टैब्लिश्ड इन नागपुर, महाराष्ट्र। ये ध्यान रखेंगे। और ये जो पूरा पार्क है इसका जो आइडिया है वो है आपका मॉसजे का, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का।
ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। पूरा जो खर्चा होगा मौजे उसको बेयर करेगा, कहाँ बनेगा ये ज़रूरी है, किसने इनॉग्रेशन करी है वो ज़रूरी है, और इसका बेसिकली मकसद क्या है ये ज़रूरी है। इस तरीके से पूरा का पूरा प्लान है वो दिखाया गया है, जहाँ पर डिफरेंट थेरेपीज़ के लिए जो एवेन्यूज़ हैं वो ओपन किए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। अभी रिसेंटली 20th ऑफ फरवरी को हम लोगों ने मनाया है वर्ल्ड डे फॉर सोशल जस्टिस। 2007 से ही इसको हम लोग मनाते हुए आ रहे हैं। इसकी अगर हम बात करें थीम की, तो इसकी थीम है इस बार ओवरकमिंग बैरियर्स एंड अनलीशिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सोशल जस्टिस। कि चाहे कोई वल्नरेबल सेक्शन हो, वेमेन है, ट्राइब्स हैं, आपके और शेड्यूल्ड कास्ट हैं, इन सभी को हमें उनके जो राइट्स हैं वो प्रोवाइड करने हैं, सो दैट इन पूरे कम्युनिटीज़ को किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना फील हो। तो ये हम ध्यान रखेंगे। 20 फरवरी को हम लोग मनाते हैं, इंटरनेशनल है, यूएन की तरफ से भी सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार का थीम क्या है ये ज़रूरी है ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करेंगे जादुई पिटारा। जादुई पिटारा लॉन्च किया गया है रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, जो कि 3 से 8 साल के बच्चों को हम किस तरीके से प्ले बेस्ड लर्निंग टीचिंग सिखाएंगे, इसके बारे में जो जानकारी है वो दी गई है, जिसमें इस पूरे पिटारे में 3 से 8 साल के बच्चे किस तरीके से बढ़िया तरीके से अल्टीमेटली ग्रो करेंगे, सीखेंगे, लर्न करेंगे, उसका एक पूरा स्ट्रेटजी बनाया गया है। तो ये जादुई पिटारा इज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इस पॉलिसी में बताया गया था कि कोई भी बच्चा जो पढ़ाई शुरू कर रहा है उसको आपने शुरुआत से इस तरीके से ग्रो करवाना है कि उसका मेंटल एबिलिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग रहे। इसमें अगर हम जादुई पिटारा की बात करें तो इसमें हमने बच्चों को बहुत ही ज़्यादा कम्पिटिटिव ना बनाने की बजाय बल्कि इसको पूरा चाइल्ड सेंट्रिक बनाना है और लर्निंग को हमें जॉयफुल बनाना है, ताकि पढ़ने में दिक्कत ना हो, बच्चों को ज़्यादा उनको स्ट्रेस ना फील हो, बढ़िया फील हो कि हाँ कुछ चीज़ नई सीख कर आए आज, वो ध्यान रखेंगे। इसमें सारा का सारा प्ले बुक्स हैं, टॉयज, पजल्स, पोस्टर्स, फ्लैश कार्ड्स, वर्कशीट्स, ये सभी इसमें काउंट किए गए हैं, सो दैट जो फाउंडेशनल स्टेज है किसी भी बच्चे की वो बढ़िया तरीके से ग्रो कर सके। क्योंकि शुरुआत की ही जो एजुकेशन है अगर वो बढ़िया होती है तो आगे वाले जो स्टेजेस हैं वो भी हमारे सही तरीके से टैकल हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें। और ये इसको हम लोगों ने डेवलप किया है अंडर द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, और ये आपका 13 इंडियन लैंग्वेजेस में अवेलेबल है कि कोई भी जो बच्चा है वो सिर्फ लैंग्वेज ना आने की वजह से पढ़ाई से वंचित ना रह जाए, इसीलिए जो डिफरेंट लैंग्वेजेस उनको भी काउंट किया गया है। और साथ में जो फ्रेमवर्क है, जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है कि बच्चा सिर्फ किताबों को नहीं पढ़ रहा है बल्कि खेल भी रहा है, सीख भी रहा है, उस फ्रेमवर्क के तहत ही जादुई पिटारा जो है ये हम लोगों ने लॉन्च किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, कितने साल के बच्चों के लिए एप्लीकेबल है, वो सारी चीज़ें जो है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क रैंकिंग। अभी ये जो रैंकिंग है ये प्रोवाइड की गई है बाय क्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिएटिव की तरफ से। ये जो पूरा का पूरा इंडेक्स है ये दिखाता है कि आपके जो शहर में जो भी बिल्डिंग्स इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किसी भी डैमेज से बच सकते हैं या नहीं बच सकते हैं अगर वो डैमेज हो रहा है फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स। कोई भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, फ्लड्स, सुनामी, इन सब से क्या आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बचा रहेगा या नहीं बचा रहेगा, उसके लिए रैंकिंग है। और उसमें से जो 50 हाई रिस्क स्टेट्स हैं उसमें जो है इंडिया के टोटल 9 स्टेट्स हैं, जिसमें आपका ये पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरला, आसाम, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, ये सारे स्टेट्स आते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर टॉप 9 या फिर 9 स्टेट्स विद इन 9 स्टेट्स अंडर 50 स्टेट्स अंडर दिस इंडेक्स। तो पता हो कि किस किस स्टेट्स की हम बात कर रहे हैं। इसके जो पैरामीटर्स हैं वो यही हैं। फिजिकल क्लाइमेट रिस्क है कि कोई भी जो बिल्डिंग या प्रॉपर्टीज हैं आपकी वो कितना ज़्यादा एनवायरमेंटल शॉक्स को झेल सकती हैं, कितना आपका क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितना ज़्यादा आपको स्कोर मिला है इसका मतलब ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया में स्टेट्स पता हो, किसने इसको लॉन्च किया है ये पता हो, और इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है ये ध्यान रखना है। अगर हम ग्लोबल रैंकिंग की बात करें तो ग्लोबल रैंकिंग में जो
चाइना, यूएस और इंडिया, ये हैं 1, 2, 3 नंबर पर कि अगर जो चाइना है उसकी पूरी बिल्डिंग्स जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आपका क्लाइमेट रेजिलिएंट नहीं है, अर्थक्वेक, फ्लड, सुनामी से ये नहीं बच पाएंगे, बहुत ज़्यादा डैमेज यहाँ पर क्रिएट हो सकता है। एंड सेकेंड इज़ फॉर यूएसए एंड थर्ड इज़ फॉर इंडिया। और अगर हम वैसे भी बात करें सिटीज़ वाइज भी, तो जो एशिया है आपका, एशिया कॉन्टिनेंट, पूरे टोटल 200 में से 114 जो रीजन्स हैं वो आपके इस जगह पर लाई करते हैं। एशिया में से पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये सब आ जाते हैं। तो यहाँ पर एक तो बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज की वजह से या फिर क्लाइमेट रिस्क जो है कि अर्थक्वेक या फ्लड्स वगैरह आ जाएंगी, तो रिस्क भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, और टोटल जो एरियाज़ हैं वो डैमेज भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होंगे, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी 1, 2, 3 नंबर आपने ध्यान रखना है। इंडिया के 50 में से कितने स्टेट्स हैं ये ध्यान रखना है। पैरामीटर्स कौन से हैं आपके, फिजिकल क्लाइमेट रिस्क हम कैलकुलेट करते हैं, जिसके तहत हम लोग देते हैं एग्रीगेटेड डैमेज रेशो, ADR। ये रेशो का नंबर अगर ज़्यादा है इसका मतलब डैमेज बहुत ज़्यादा होगा इफ़ देयर विल बी एनी डिजास्टर इन फ्यूचर, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। ये हम लोग मनाते हैं हर साल ऑन 21 फरवरी, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिए। थीम इस बार की है मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, अ नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन, कि अगर आपने एजुकेशन ठीक करनी है तो आपको उसको डिफरेंट लैंग्वेजेस में देना पड़ेगा। इसके बाद आता है आपका कि ये जो डे है वो कौन ऑर्गेनाइज करवाता है, तो आंसर इज यूनेस्को। यूनेस्को ने 1999 में ही इस डे को डिक्लेयर किया था इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के नाम से, जो 2000 में हम लोगों ने शुरू किया है मनाना। और ये मनाते क्यों हैं, क्योंकि दिस इज द इनिशिएटिव ऑफ बांग्लादेश के डिफरेंट आप कह लो कि वो लोग जो कि बांग्ला लैंग्वेज को बचाना चाहते थे, क्योंकि वहाँ पर जो उर्दू थी जब पाकिस्तान का रूल था, जिस वजह से बांग्ला जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़त्म होती चली जा रही थी। इसी वजह से बांग्ला को बचाना है, उनकी मदर लैंग्वेज है ये वाली, जिसके लिए काफ़ी इनिशिएटिव उठाए गए हैं बांग्लादेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो उसी के ही इनिशिएटिव्स को और ज़्यादा सेलिब्रेट करते हुए हम लोग हर साल 21 फरवरी को मनाते हैं इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, और ये इनिशिएटिव भी आपका बांग्लादेश का ही था, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया और सिंगापुर के बीच में जो UPI और पे नाउ का इंटीग्रेशन हुआ है उसके बारे में। UPI इंडिया का है, पे नाउ सिंगापुर का है। अब जो है आप सिंगापुर अगर जाते हैं और रेमिटेंसेस आपने भेजने हैं तो आप सीधा UPI ID से ही जो पैसे हैं वो भेज सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी बीच में इंटरमीडिएटरी बैंक या फिर बैंक अकाउंट नंबर कुछ नहीं चाहिए। सिंपल आपको UPI ID पता है तो आप सिंगापुर में अगर हैं तो आपने इंडिया में पर्सन को पैसे भेज दिए। तो ये है आपका, एंड सिंगापुर हैज़ बिकम दी फर्स्ट कंट्री जिसके साथ इंडिया ने क्रॉस बॉर्डर पर्सन टू पर्सन जो पेमेंट फैसिलिटीज़ है उसको लॉन्च किया है। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है ना, सिंगापुर, मॉरिशस, USA या नेपाल, तो आंसर इज सिंगापुर की क्रॉस बॉर्डर पर्सन टू पर्सन है ये, ताकि हम जो रेमिटेंसेज हैं उसको बढ़िया तरीके से भेज सकें। ये इंपॉर्टेंट है, जिस वजह से जितने भी आपके रिटेल कस्टमर्स हैं, जिसको कोई भी आप कह लो कि जिसको बैंक अकाउंट नंबर भी नहीं पता है, बस एक UPI ID पता होनी चाहिए, सीधा आप जो पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो इंडिया का UPI और सिंगापुर का पे नाउ, इन दोनों के बीच में इंटीग्रेशन हुई है, जिसकी वजह से अब हम लोग सीधा ट्रांसफ़र जो है कर सकते हैं, कोई भी हमें और इंटरमीडिएट्स की ज़रूरत नहीं है, जिससे कि जो ट्रांजैक्शन की कॉस्ट है वो भी कम होती है। अदरवाइज पैसे भेजने के लिए कुछ पैसे कट जाते हैं, तो वो पैसे भी इसमें नहीं कटेंगे अब। तो दैट इज़ काइंड ऑफ इंटीग्रेशन हम लोगों ने जो करी सिंगापुर के साथ। तो ध्यान रखेंगे इन सब चीज़ों का। और यहाँ पर आपका ये पूरा वीक खत्म होता है जहाँ पर हम लोगों ने डिफरेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस किया। आप इनको रिवाइज कीजिए। कोई भी डाउट अगर आपका बनता है इस पूरी वीडियो में तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू सो मच।